हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका लॉजिकल लॉ में। मैं सुशील कुमार आज आपकी लीगल नॉलेज को इन्हेंस करने में हेल्प करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बाय विच अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन को गवर्न करने के लिए सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आपको जरूरी होते हैं, और वो सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, वो इंडिया में सुप्रीम माना गया है, और भी जो अदर लॉज है उनसे सुप्रीम माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। इट एक्सप्लेन्स हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, व्हाट पावर इट हैज एंड व्हाट राइट्स एंड ड्यूटीज पीपल हैव। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, क्या गवर्नमेंट की पावर होती है, और क्या राइट एंड ड्यूटीज होते हैं सिटीजन्स के, किसी भी नेशन के। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, क्या उनकी पावर होती है, और क्या उस नेशन के सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज होती है। ऑल अदर लॉज मस्ट फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें अभी पता था कि जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है, तो जो भी अदर लॉज है वो फॉलो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपका सुप्रीम लॉ रहने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन सिटीजन्स राइट्स, ड्यूटीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका डिफाइन करता है सिटीजन्स के राइट्स, ड्यूटीज, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का कि क्या रहने वाला है, फेडरल और यूनिटरी। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई, नींव कहाँ से रखी गई। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल है वो आपका रहा था ईयर 1600 से 1858 तक। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है ये इसी टाइम पे रखी गई थी। हालांकि वो इंडियन सिटीजन्स के लिए काफी बेनिफिशियल नहीं थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो आपकी नींव है वो काफी हद तक यहीं से आपकी स्टार्ट हो गई थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1600 व्हेन क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट granted it royal charter to trade with India. Initially, the company came to India only for trade, especially in spices, cotton and silk. तो इसमें क्या बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी साल 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने इनको परमिशन ग्रांट कर दी थी, इनको एक रॉयल चार्टर दे दिया था कि आप इंडिया में जाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो इनिशियली ये क्या था कि जो ट्रेड था ये रहने वाला था आपका स्पाइसेस, कॉटन और सिल्क का। इन ईयर 1615 द कंपनी रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम मुगल एम्पायर जहांगीर टू एस्टेब्लिश ट्रेडिंग फैक्ट्रीज इन इंडिया। ओवर टाइम द वीकनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर हेल्प्ड द कंपनी इंक्रीज इट्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो साल 1615 में कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल एम्पायर से परमिशन मिल गई थी कि आप अपनी ट्रेडिंग जो फैक्ट्रीज है वो इंडिया में स्थापित कर सकते हो। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मुगल साम्राज्य जो आपका वीक होता गया, और जो जो मुगल एम्पायर आपका वीक हुआ था ना, इससे किसको हेल्प मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंक्रीज करता रहा। जैसे जैसे मुगल एम्पायर वीक हुआ, ऐसे ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर लिया इंडिया में। अ मेजर टर्निंग पॉइंट केम इन ईयर 1757 विद द बैटल ऑफ प्लासी वेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड नवाब सिराज उद दौला। द विक्ट्री मार्क द बिगिनिंग ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। तो जो मेजर टर्निंग पॉइंट है आपका वो साल 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के साथ हुआ था, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको हरा दिया था? नवाब सिराज उद दौला को। जो ये जीत हुई थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, यहाँ से आपका कंपनी रूल स्टार्ट होना मतलब तय हो गया था कि यहाँ से आपका कंपनी रूल स्टार्ट हुआ है। In year 1764, the company won the Battle of Buxar, after which it obtained the Diwani rights of Bengal, Bihar, and Odisha in 1765, allowing it to collect revenue. This made the company a powerful political authority. तो इसमें क्या है कि जो साल 1764 में इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर भी जीत ली थी, और इस बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद इनको दीवानी राइट्स मिल गए थे। दीवानी राइट्स क्या होता है कि जो आपको राइट्स देता है कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू की। तो यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू का भी राइट्स आ गया था, और इन राइट्स की वजह से ये कंपनी और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। तो जो कंपनी रूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कंपनी रूल आपका चला था 1773 से लेके 1858 तक। अब आज हम कंपनी रूल में कुछ एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। The Regulating Act of 1773 was a law passed by the British Parliament to improve the administration of East India Company territories in India। तो स्टूडेंट्स, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था ना, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था। क्यों पास किया था, क्यों इस एक्ट को लेके आया गया? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको इंप्रूव करने के लिए इस एक्ट को लेके आया गया। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड गेन्ड लार्ज टेरिटरीज आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो हमने पढ़ा था कि
जो ईस्ट इंडिया कंपनी ना काफी लार्ज टेरिटरीज को गेन कर लिया था, काफी लार्ज टेरिटरीज को जीत लिया था। कब? बैटल ऑफ प्लासी के बाद और बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो कंपनी ऑफिशियल वर एक्यूज्ड ऑफ करप्शन, मिसमैनेजमेंट एंड अब्यूज ऑफ पावर। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनीज के जो ऑफिशियल थे ना, वो किस में इन्वॉल्व हो गए? करप्शन में और अब्यूज ऑफ पावर में, यानी कि वो अपना पावर का मिसयूज करने लगे थे और काफी करप्टेड हो गए थे। द कंपनी वाज आल्सो फेसिंग सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स व्हिच वर्ried द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसे इनके ऑफिशियल्स करप्शन में इन्वॉल्व हुए और अपने पावर का मिसयूज किया, तो जो कंपनी है ना, ये काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करने लग गई। तो फाइनेंशियल कंडीशन थी ना इनकी अनस्टेबल हो गई। ये काफी नुकसानदायक बात थी किसके लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। इन्हीं सब डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेके आया गया। तो इस एक्ट की मेन प्रोविजन क्या है? गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे ना, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए, यानी कि इनको काफी एक बड़ी उपाधि दे दी गई, एक बड़ा पद दे दिया गया। जो आपके वॉरेन हेस्टिंग थे ना, उनको फर्स्ट गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। ही वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। तो जो गवर्नर जनरल था ना, 4 मेंबर ऑफ काउंसिल उनको असिस्ट करते थे, उनकी मदद करते थे डिसीजन लेने में। डिसीजन वर मेड बाय मेजॉरिटी वोट, रिड्यूसिंग इंडिविजुअल पावर। जो भी डिसीजन लेने होते थे वो मेजॉरिटी से लिए जाते थे। सेकंड प्रोविजन क्या था? कंट्रोल ओवर प्रेसिडेंसीज। द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर प्लेस्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। जो प्रेसिडेंसी थी ना बॉम्बे और मद्रास की, वो किसके अंडर रखी गई? प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के अंदर रखी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर रखी गई। थर्ड प्रोविजन था सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वाज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता 1774। तो एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई साल 1774 में। इट कंसिस्टेड ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस। तो इसमें क्या है कि कंपोजिशन के बारे में बात की गई है कि आपका सुप्रीम कोर्ट की क्या कंपोजिशन रहने वाली है। तो इसमें एक चीफ जस्टिस होता था और 3 जजेस होते थे। तो आपका फोर्थ प्रोविजन क्या था? पार्लियामेंट्री कंट्रोल। द एक्ट रिकॉग्नाइज्ड द राइट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द कंपनीज अफेयर। तो जो ये एक्ट क्यों लेके आ गया? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, वो अपना पार्लियामेंट कंट्रोल लेके आना चाहती थी इंडिया में और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। क्यों लेके आ गया? क्योंकि इससे ना ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। कंपनी डायरेक्टर हैड टू रिपोर्ट देयर एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो डायरेक्टर थे ना कंपनी के, उनको क्या करना होता था कि जो भी रिपोर्ट्स थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन की, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती थी। अब सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था ना, फर्स्ट स्टेप था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने का। लेट द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यहाँ पे एक फाउंडेशन क्रिएट की कि जो पावर है वो सेंट्रलाइज रहेगी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल रहेगा। रिवील डिफेक्ट्स एंड एम्बिग्विटीज व्हिच लेटर लेड टू द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो जो भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो भी डिफेक्ट्स थे, उनको रिमूव करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लेके आया गया। तो हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये थी अनक्लियर पावर बिटवीन द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। तो यहाँ पे ना जो पावर का क्लैश हो रहा था बिटवीन गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। हमने अभी पढ़ा था कि जो गवर्नर जनरल है वो असिस्ट किया जाएगा बाय 4 मेंबर ऑफ काउंसिल। तो यहाँ पे काफी क्लैश हो रहा था इनकी पावर का, क्योंकि इनको पावर नहीं पता था कि गवर्नर जनरल की कितनी पावर है और मेंबर ऑफ काउंसिल की कितनी पावर है। तो ये इनको काफी कंफ्लिक्ट होते थे इनके बीच में कि कौन कितनी पावर एंजॉय करेगा। अनक्लियर थी इनके बीच में पावर। कंफ्लिक्ट बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड कंपनी ऑफिशियल्स। इन सेम वे कि सुप्रीम कोर्ट और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल थे, जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी, ये भी यहाँ भी क्लैश कर रही थी। कंपनी ऑफिशियल मतलब सुप्रीम कोर्ट कितना इंटरफेयर कर सकता है कंपनी अफेयर्स में कंपनी ऑफिशियल्स के साथ। तो यहाँ भी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था इन दोनों के बीच में। डिड नॉट फुली सॉल्व एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। तो जो मेन मोटिव क्या था रेगुलेटिंग एक्ट का कि आपको जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी ना, उनको सोल्व करना, बट ये एक्ट फुली सोल्व करने में असफल रहा। इसीलिए आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लेके आया गया। द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाज एन इंपॉर्टेंट लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंप्रूव कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इसका भी मेन मोटिव कहीं ना कहीं वही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी अफेयर्स है उनको ऊपर कंट्रोल करना है, किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की क्यों नीड थी, क्यों लेके आया गया। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 फेल्ड टू कंट्रोल करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आपका फेल हो गया था, टोटली फेल हो गया था करप्शन को कंट्रोल करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन को सोल्व करने के लिए। तो इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट को लेके आया गया। सेकंड रीजन क्या था इस एक्ट को लेके आने का? कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नर जनरल, काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे थे कि गवर्नर जनरल की कितनी पावर है, मेंबर ऑफ काउंसिल की कितनी पावर है, सुप्रीम कोर्ट की कितनी पावर है। तो ये भी कुछ मतलब रेगुलेटिंग एक्ट इस चीज को सोल्व नहीं कर पाया था। एंड थर्ड वन क्या था? ग्रोइंग डिमांड इन ब्रिटेन फॉर इफेक्टिव पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया। तो जो ब्रिटेन में था क्या कि डिमांड ग्रो हो रही थी कि इंडिया पे ना एक पॉलिटिकल कंट्रोल बनाओ, इफेक्टिव पॉलिटिकल कंट्रोल बनाओ। तो उसकी वजह से भी पिट्स इंडिया एक्ट लेके आया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट के मेन प्रोविजन क्या थे? ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, इंट्रोड्यूस आर ड्यूअल गवर्नमेंट। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था कि मेन प्रोविजन इसका ये था कि एक ड्यूअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न की जाती थी, जिसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री एंड सिविल अफेयर्स के बारे में आप डिसीजन ले सकते थे। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके द्वारा गवर्न किया जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और इसमें क्या मैटर थे? कॉमर्शियल अफेयर्स के बारे में आप डील कर सकते थे। सेकंड प्रोविजन क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें कंपोजिशन ऑफ किसकी बताई गई है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। कंसिस्टेड ऑफ 6 मेंबर इंक्लूडिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चांसलर ऑफ एक्सचेकर। तो जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो 6 मेंबर से आपका बनता था, जिसमें एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था और एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था। हैड पावर टू सुपरवाइज द डायरेक्ट कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इनके पास पावर थी सुपरवाइज करने की और डायरेक्ट करने की। किसको? कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में। ठीक है। थर्ड प्रोविजन क्या था? स्ट्रेंथनिंग गवर्नर जनरल पावर। ठीक है। तो गवर्नर जनरल की जो अथॉरिटी है ना, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमने पढ़ा था, वॉरेन होस्टिंग के बारे में जो पढ़ा था, जो गवर्नर जनरल की जो पावर है वो और ज्यादा इंक्रीज कर दी गई थी। प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर क्लियरली मेड सबऑर्डिनेट टू बंगाल। तो जो अदर प्रेसिडेंसीज थी ना, बॉम्बे और मद्रास जैसे, तो इनको सबऑर्डिनेट किया गया किसके? बंगाल के। तो फोर्थ प्रोविजन क्या था? रिड्यूस्ड काउंसिल मेंबर्स। गवर्नर जनरल काउंसिल रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3 मेंबर्स। हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल है ना, असिस्ट किया जाएगा बाय 4 मेंबर्स ऑफ काउंसिल। तो जो 4 मेंबर ऑफ काउंसिल थे ना, वो यहाँ रिड्यूस करके 4 से 3 कर दिए गए। सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के। तो एस्टेब्लिश्ड इफेक्टिव ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडिया। तो यहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल हुआ ब्रिटिश का, कहाँ पे? इंडिया में। एंडेड एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन क्रिएटेड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन थी ना, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा पैदा हुई थी, वो काफी हद तक खत्म कर दी गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। मार्क द बिगिनिंग ऑफ डायरेक्ट ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया। यहाँ से ना ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल स्टार्ट हो गए थे इंडिया में। ठीक है। और लिमिटेशंस क्या थी इस एक्ट की? ड्यूअल कंपनी स्टिल रिटेन कमर्शियल पावर्स। इसमें क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, उनके पास सिर्फ सिर्फ कॉमर्शियल पावर्स ही रह गई थी और उनके पास कोई पावर्स नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ कॉमर्शियल अफेयर्स को ही डील कर सकते थे। कंट्रोल सम टाइम कॉज डिले एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी पे, उसकी वजह से काफी डिलेज होते थे और काफी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते थे। तो ऐसे ही ऐसे 1793 में एक चार्टर एक्ट ऑफ 1793 लेके आ गया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिन्यू एंड रेगुलेट द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो इस एक्ट का भी मेन मोटिव यही था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी पावर्स है उनको रेगुलेट और रिन्यू करना। तो हम इसकी एक्ट की क्यों हमें जरूरत पड़ी, इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। द कंपनीज चार्टर वाज वैलिड फॉर 20 years एंड नीडेड रिन्यूअल। तो जो कंपनी का जो चार्टर था ना, वो सिर्फ 20 साल के लिए वैलिड था, और जैसे ही उनके 20 साल खत्म होते हैं तो उसको रिन्यूअल चाहिएगा उस चार्टर के लिए। ठीक है। द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ से पिट्स इंडिया एक्ट से क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल स्टार्ट हो गया था। ठीक है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वांटेड टू कंटिन्यू कंपनी रूल विद स्ट्रिक्टर सुपरविजन। द ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या चाहती थी कि जो कंपनी रूल है वो कंटिन्यू रहे, किसके साथ? स्ट्रिक्ट सुपरविजन के साथ। मेन प्रोविजन जान लेते चार्टर के बारे में। तो रिन्यूअल ऑफ कंपनी चार्टर, द कंपनी चार्टर वाज रिन्यूड फॉर अनदर 20 years। तो जैसे ही आपका कंपनी चार्टर जो आपको ग्रांट हुआ, उसकी वैलिडिटी आपकी 20 साल कर दी गई, और 20 साल के बाद आपको वो जो चार्टर है वो रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड प्रोविजन क्या था? गवर्नर जनरल पावर इंक्रीज। द गवर्नर जनरल वाज गिवन ग्रेटर अथॉरिटी ओवर द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो क्या था कि जो गवर्नर जनरल है ना, उसकी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी गई। किससे ज्यादा? गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास से काफी ज्यादा पावर दे दी गई। किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है। थर्ड प्रोविजन था कंपनी ऑफिशियल सैलरीज। सैलरीज ऑफ कंपनी ऑफिशियल वर टू बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज नॉट कंपनी प्रॉफिट्स। तो क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिशियल्स थे वो करप्शन में इन्वॉल्व हो गए थे, तो वो अपना खुद का प्रॉफिट देख रहे थे। कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को बोला कि आपकी जो भी सैलरीज है ना, आप इंडियन रेवेन्यू से आपको पे की जाएगी। ठीक है। ना कि कंपनी प्रॉफिट से। तो इन्होंने क्या किया कि करप्शन को खत्म करने के लिए कंपनी प्रॉफिट्स में से सैलरी ना देकर इंडियन रेवेन्यू में से सैलरी देना स्टार्ट कर दिया। फोर्थ प्रोविजन था कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल गेन मोर पावर ओवर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो कि गवर्न किया जाता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, तो ये इसकी जो पावर है ना वो काफी ज्यादा हो गई थी। किसके ऊपर? कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। द कंपनी हैड टू फॉलो इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द बोर्ड। तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स, उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ती थी। ट्रेड मोनोपोली कंटिन्यूड। द कंपनी रिटेन्ड इट्स मोनोपोली ओवर ट्रेड एक्सेप्ट द ट्रेड विद इंडिया बाय ब्रिटिश सब्जेक्ट्स अंडर लाइसेंस। तो जो कंपनी को अलाउ कर दिया गया कि आप ट्रेड, आपकी मोनोपोली कंटिन्यू रखो, लेकिन आप ट्रेड मोनोपोली कहाँ नहीं कर सकते? जो इंडिया और ब्रिटिश के जो सब्जेक्ट्स है ना, और जो लाइसेंस के अंडर आते हैं, वहां पे आप अपनी ट्रेड मोनोपोली नहीं कर सकते। सिक्स्थ आपका प्रोविजन क्या था? सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। द कंपनी वाज अलाउड टू रेज टैक्सेस एंड मेंटेन आर्मीज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस। तो कंपनी को अलाउ कर दिया कि आप रेज कर सकते हो टैक्सेस को। क्यों? किसको मेंटेन करने के लिए? आर्मीज को। आर्मीज क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस के लिए। ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या थे इस चार्टर एक्ट के? स्ट्रेंथन ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया। यहाँ पे मजबूती मिली ब्रिटिश गवर्नमेंट को पॉलिटिकल कंट्रोल जमाने के लिए इंडिया में। ठीक है।
मेड इंडियन रेवेन्यूज द मेन सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसमें जो भी आप सैलरीज वगैरह पेड की जा रही थी, किसके द्वारा की जा रही थी? इंडियन रेवेन्यू के द्वारा। तो यहाँ पे इंडियन रेवेन्यू को मेन सोर्स बनाया गया एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, ठीक है। कंफर्म दी कंपनीज रोल एज बोथ ट्रेडर एंड रोलर। तो यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया कंपनी एज ए ट्रेडर भी आपका रोल निभाएगी और एज ए रूलर भी आपका रोल निभाएगी, ठीक है। लिमिटेशंस क्या थी इस एक्ट की? नो प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडियंस की कोई भी जगह नहीं थी इस टाइम तक भी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने की, ठीक है। यानी कि इंडियंस को पार्टिसिपेशन करने नहीं दिया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन में। कंटिन्यूड एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज। तो जो इंडियन रिसोर्सेज का जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा था ना, वो कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है। क्यों चल रहा था? क्योंकि इंडियन रिवेन्यू से ही सैलरी वगैरह पेड की जा रही थी, इंडियन रिवेन्यू से एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो रहा था। तो जो भी मतलब इंडियन रिसोर्सेज ही आपके एक्सप्लोइट हो रहे थे, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ended the East India Company's trade monopoly with India and introduced state supported education। कि इसमें क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था ना, उसको काफी हद तक खत्म कर दिया गया था और एक स्टेट सपोर्टेड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ये चार्टर एक्ट क्यों लेके आना पड़ा, इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। तो ग्रोइंग क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली। तो जो क्रिटिसिज्म था ना ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली पे, वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। प्रेशर फ्रॉम ब्रिटिश मर्चेंट्स एंड मिशनरीज। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर भी काफी प्रेशर आ गया था, व्यापारियों का और पंडितों का, ठीक है। तो उनका काफी इन्फ्लुएंस प्रेशर आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। एंड डिमांड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। और क्योंकि यहाँ पे डिमांड भी बढ़ रही थी कि आप इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स लेके आओ और एडमिनिस्ट्रेटिव में रिफॉर्म लेके आओ, तो ये भी काफी हद तक रीजंस थे इस एक्ट को लेके आने के लिए। तो मेन प्रोविजन के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट मेन प्रोविजन क्या था इस एक्ट का? द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया वाज एबोलिश्ड। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी ना, उसको टोटली खत्म कर दिया गया। मोनोपोली ओवर ट्रेड विद चाइना एंड टी वाज रिटेन्ड। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी किस ट्रेड पे? चाइना के साथ ट्रेड की, और चाय का जो ट्रेड था इनका कंटिन्यू रखी। सेकंड प्रोविजन क्या था? रिन्यूअल ऑफ कंपनीज रूल। कंपनीज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इन इंडिया वाज एक्सटेंडेड फॉर 20 इयर्स। तो जो कंपनी रूल था ना, वो जो कंपनीज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी, वो 20 साल के लिए और बढ़ा दी गई इंडिया में, ठीक है। थर्ड प्रोविजन क्या था? मिशनरीज अलाउड। क्योंकि मिशनरीज का काफी प्रेशर बढ़ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उनको भी अलाउ किया जाए, तो मिशनरीज को अलाउड किया गया। क्रिश्चियन मिशनरीज वर परमिटेड टू प्रीच एंड वर्क इन इंडिया। तो जो क्रिश्चियन पंडित थे ना, उनको परमिशन मिल गई थी कि आप यहाँ पे अपने जो भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं और इंडिया में काम कर सकते हैं। प्रोमोटेड एजुकेशन एंड मोरल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन को भी यहाँ प्रोमोट किया गया और मोरल डेवलपमेंट को भी यहाँ पे प्रोमोट किया गया। फोर्थ प्रोविजन था एजुकेशन ग्रांट। एन एनुअल सम ऑफ ₹1 लाख वाज एलोकेटेड फॉर एजुकेशन ऑफ इंडियंस। तो जो एक यहाँ पे क्या किया गया, एजुकेशन के लिए यहाँ पे एक फंड एलोकेट किया गया 1 लाख का पर ईयर के लिए, ठीक है। आप ना इंडियंस के लिए 1 लाख रुपए हर साल निकाल रहे हो, किसके लिए? इंडियंस को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एजुकेशन। ये एक फर्स्ट स्टेप था, किसके लिए? एजुकेशन के लिए। किसका? स्टेट का, ठीक है। फिफ्थ प्रोविजन क्या था? स्ट्रेंथनिंग ब्रिटिश कंट्रोल। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज गिवन मोर पावर्स। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, उसको काफी ज्यादा पावर दी गई, जो किसके द्वारा गवर्न किया जाता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। कंपनी वाज क्लियरली डिफाइंड एज टेरिटोरियल सोवरन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको डिफाइन कर दिया गया एज ए टेरिटोरियल सोवरन। सोवरन का मींस क्या होता है कि आप जहां आपकी टेरिटरी है ना, आप वहां फ्रीली अपनी टेरिटरी में राज कर सकते हैं। आप फ्रीली अपनी टेरिटरी में मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप अपनी टेरिटरी में विदाउट एनी इंटरफेरेंस अपना वर्क कर सकते हैं। सिक्स्थ प्रोविजन क्या था? लोकल गवर्नमेंट पावर्स। कंपनी अलाउड टू इम्पोज टैक्स एंड मेंटेन आर्मी एंड सिविल सर्विसेज। तो कंपनी को अलाउ कर दिया गया कि आप टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, किसको मेंटेन करने के लिए? आर्मी एंड सिविल सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब हम सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे थोड़ा इस एक्ट के। तो मार्क द एंड ऑफ कंपनीज कमर्शियल डोमिनेंस इन इंडिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ से जो मोनोपोली थे ना, वो यहाँ पे कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दिया। ओपन इंडिया टू ब्रिटिश प्राइवेट ट्रेडर्स। तो अब इंडिया में पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकता था। अब क्या कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे ना, उनको भी अलाउ कर दिया गया कि आप इंडिया में अपना ट्रेड कर सकते हैं। लेड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। एक यहाँ पे एक फाउंडेशन क्रिएट किया गया कि इंडियंस को एजुकेशन प्रोवाइड करवानी आपके लिए कंपलसरी है। लिमिटेशंस क्या थी इस एक्ट की? नो रियल पॉलिटिकल राइट्स फॉर इंडियंस। कि जो पॉलिटिकल राइट्स थे ना, इंडियंस को वो बिल्कुल भी नहीं थे। इस टाइम तक भी इंडियंस को कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं था। कंटिन्यूड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे क्या था कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स को परमिशन तो मिल गई थी कि आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इंडियंस के रिसोर्सेज तो इंडिया के यूज हो रहे हैं ना, एक्सप्लॉयटेशन तो इंडिया के रिसोर्सेज हो रहे हैं ना, क्योंकि इंडियंस को तो कोई पार्टिसिपेशन मिल नहीं रहा था, तो बाहर के लोग जो थे वो ट्रेड कर रहे थे, इंडिया को लूट रहे थे। तो यहाँ पे
भी इंडिया को कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था, क्योंकि इंडिया की रिसोर्सेज ही एक्सप्लोइट हो रहे थे, ठीक है। बाद में लेके आएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखो, द चार्टर एक्ट ऑफ 1883 वाज अ लैंडमार्क एक्ट passed by the British Parliament that ended the East India Company's commercial role and made it a purely administrative body in India। इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल रोल था ना, वो टोटली खत्म कर दिया गया था और इसको बना दिया गया था एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इन इंडिया, ठीक है। अब इस एक्ट की हमें क्यों जरूरत पड़ी, इसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की हमें क्यों नीड थी। तो द कंपनी ऑफ ट्रेड मोनोपोली वाज ऑलरेडी वीकेंड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मोनोपोली थी वो काफी वीक हो गई थी, ठीक है। डिमांड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन एंड लीगल रिफॉर्म्स, और डिमांड इंक्रीज हो गई थी किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव की सेंट्रलाइजेशन की और लीगल रिफॉर्म्स की, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ यूटिलिटेरियन जेरेमी बेंथम एंड मैकॉले, तो इनके भी काफी इन्फ्लुएंस हुआ इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। किसका, जेरेमी बेंथम का एंड मैकॉले का। इसकी मेन प्रोविजन क्या था कि एंड ऑफ कंपनीज ट्रेड, द ईस्ट इंडिया कंपनी सीज टू बी अ कमर्शियल बॉडी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, वो अब कमर्शियल बॉडी नहीं रही, ठीक है। उसको खत्म कर दिया गया एज ए कमर्शियल बॉडी, अब वो काम नहीं करेगी। इट बिकम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसको एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी बना दिया गया, ठीक है। सेकंड प्रोविजन क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज रीडेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के थे ना, उसको एक मतलब रीडेजिग्नेटेड, यानी कि उसको और ज्यादा पावर दे दी गई, किसके, उसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसको एक नया पद दे दिया गया, किस वे में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये आप याद रख सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। थर्ड प्रोविजन क्या था आपका, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बॉम्बे एंड मैड्रास प्रेसिडेंसीज वर फुली सबऑर्डिनेटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो बॉम्बे और मैड्रास प्रेसिडेंसीज थी ना, उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया किसके, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के। गवर्नर जनरल गोट एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, उनको काफी मतलब एक्सक्लूसिव पावर दे दी गई, किसकी, लेजिस्लेटिव की, ठीक है। फोर्थ प्रोविजन क्या था, लॉ कमीशन। अ लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। एक लॉ कमीशन बनाया गया, किसके लिए, कि आप लॉज को कोडिफाई करो। कोडिफाई मींस उनको रिसर्च करो, रिपोर्ट बनाओ, ठीक है, लॉज के ऊपर, मतलब लॉज को मेंटेन रखो। लॉर्ड मैकॉले वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो जो लॉर्ड मैकॉले थे ना, वो अपॉइंट किए गए फर्स्ट लॉ मेंबर, किसके, गवर्नर जनरल काउंसिल के, ठीक है। फिफ्थ क्या था, फिफ्थ प्रोविजन क्या था, ओपन कंपटीशन, इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज थ्योरेटिकली, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या कर दिया यहाँ पे, ओपन कंपटीशन स्टार्ट कर दिया गया सिविल सर्विसेज में, यानी कि इंडियंस को भी यहाँ पे अलाउ किया गया कि आप सिविल सर्विसेज में कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट ये थ्योरेटिकली था, ठीक है, क्योंकि इंडियन के पास एजुकेशन थी नहीं, उनके पास प्रॉपर मींस तो थे नहीं कि एजुकेशन के, तो ये थ्योरेटिकली था, ठीक है। लेकिन यहाँ तक भी इंडियंस को पार्टिसिपेशन नहीं था सिविल सर्विसेज में। इंडियंस वर डिक्लेयर्ड एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। इंडियंस को मतलब एलिजिबल तो कर दिया गया गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, इंडियंस को अलाउड तो कर दिया गया गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, बट ये सिर्फ थ्योरेटिकली था। इन्होंने बोला कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे रिलीजन, रेस और कास्ट के ऊपर, ठीक है, बट ये थ्योरेटिकली था सब कुछ, ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं था इनमें से। तो सिग्निफिकेंस क्या थे, लेट द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। इसमें क्या था कि एक पावर दे दी गई कंपनी को, इसमें क्या था, पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन इंडिया में, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न लेजिस्लेटिव सिस्टम, यहाँ से जो आपका लेजिस्लेटिव सिस्टम है ना, यहाँ से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर इंडियन पिनल कोड। तो यहाँ से आपका जो आईपीसी हम पढ़ते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी पढ़ाया था कि लॉ कोडिफाइड करने के लिए लॉ कमीशन बनाया गया। जो इंडियन पिनल कोड है ना, इसमें बताया गया कि क्या ऑफेंस की क्या आपको पनिशमेंट मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफेंस और पनिशमेंट वगैरह कोडिफाई किए गए, ठीक है। लिमिटेशंस क्या थी, ओपन कंपटीशन वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली। तो इसमें क्या था कि जो ओपन कंपटीशन था ना, इन्होंने प्रोवाइड किया था, तो ये इम्प्लीमेंट एकदम से नहीं हुआ, ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए। थ्योरेटिकली था, ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं था। रियल पावर स्टिल रिमेन्ड विद ब्रिटिश अथॉरिटीज। तो जो रियल पावर थी ना, वो अभी भी ब्रिटिश अथॉरिटीज के पास ही थी, यानी कि इंडियन का पार्टिसिपेशन नाम आता था बिल्कुल, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। The Charter Act of 1853 was the last charter act passed by the British Parliament and it marked the final stage of the East India Company's rule in India। तो ये लास्ट स्टेज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये लास्ट चार्टर था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया। क्यों, क्योंकि फाइनल स्टेज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की
ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की इंडिया में, ठीक है। क्या बैकग्राउंड था इस एक्ट का? तो नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज। तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ना एक डिमांड बढ़ गई थी, क्योंकि ब्रिटिश जो टेरिटरीज है ना वो काफी एक्सपेंड कर दी, ठीक है। जो ब्रिटिश की टेरिटरीज थी ना वो काफी एक्सपेंड होने के कारण एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है, लोगों की। डिमांड फॉर सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। तो जो यहाँ पे ना एक तरफ से डिमांड ये भी आ रही थी कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की जो है उनको सेपरेट किया जाए, अलग कर दिया जाए, कि लेजिस्लेटिव बॉडी अलग बनाई जाए, एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग बनाई जाए। ग्रोइंग क्रिटिसिज्म ऑफ कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ मतलब एक क्रिटिसिज्म भी उभर के आ रहा था, क्रिटिसिज्म भी ग्रो हो रहा था कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। अप्रोचिंग एंड ऑफ कंपनी रूल, यहाँ पे मतलब साल 1858 में मतलब जो कंपनी रूल है ना अपने लास्ट स्टेज के ऊपर था, ठीक है। मतलब जो कंपनी रूल है ना वो अपनी लास्ट स्टेज की तरफ जा रहा था, जो कि खत्म हो गया था 1858 में, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के मेन प्रोविजन के बारे में हम जानेंगे। नो फिक्स टाइम फॉर रिन्यूअल, द कंपनीज रूल वाज नॉट रिन्यूड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। तो जो भी मतलब कंपनीज के जो था ना चार्टर था उसको रिन्यू करने का कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं था, ठीक है। इट कंटिन्यू टू गवर्न ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन अंटिल पार्लियामेंट डिसाइडेड अदरवाइज। वो तब तक ही गवर्न कर सकते हैं जब तक ब्रिटिश क्राउन और पार्लियामेंट उनको अथॉरिटी देते हैं, ठीक है। सेकंड प्रोविजन क्या था? सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। गवर्नर जनरल काउंसिल वाज डिवाइडेड इनटू एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी ना वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिवाइड कर दी गई। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनके अलग ड्यूटीज एंड फंक्शंस होंगे और अलग पावर होगी, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके अलग ड्यूटीज एंड फंक्शंस और पावर्स होगी, ठीक है। थर्ड पोजीशन क्या था? एक्सपेंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्लूडेड मेंबर्स फ्रॉम गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल एंड 6 एडिशनल मेंबर्स सिविल सर्वेंट्स। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना उसको इंक्रीज कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेशन हो गया किसका? गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल का, एंड 6 एडिशनल मेंबर भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए। कहाँ से? जो सिविल सर्वेंट्स से हैं, ठीक है, जो सिविल सर्विसेज से हैं। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। फोर्थ प्रोविजन क्या था? ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज। यहाँ पे क्या था कि ओपन कंपटीशन कर दिया गया सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। लेड फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पे एक फाउंडेशन बनाई गई इंडियन सिविल सर्विस नाम से। तो जो भी सिविल सर्विस में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अब उनको मतलब एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है। फिफ्थ प्रोविजन क्या था? लोकल रिप्रेजेंटेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल गवर्नमेंट लाइक बॉम्बे, मद्रास, बंगाल वर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेशन। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल को एक अथॉरिटी दी गई कि आप रिप्रेजेंटेशन दी गई किसमें? लेजिस्लेशन में। फर्स्ट टाइम ये था, ठीक है। सिग्निफिकेंस के बारे में अगर बात करें, इंट्रोड्यूस ए मॉडर्न लेजिस्लेटिव सिस्टम इन इंडिया। हमने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव सिस्टम काफी इंक्रीज हुआ, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू। मार्क द एंड ऑफ कंपनी चार्टर रिन्यूअल्स। तो यहाँ पे जो कंपनी के जो चार्टर थे ना उनके रिन्यूअल पे रोक लगा दी गई, यानी कि अब उनको चार्टर के रिन्यूअल की नीड नहीं है। अब वो तब तक ही अपना गवर्न कर सकते हैं जब तक ब्रिटिश क्राउन और पार्लियामेंट उनको ऑथोराइज कर रही है, ठीक है। ओपन सिविल सर्विस टू मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे क्या था कि सिविल सर्विसेज के लिए मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने लग गया था, ठीक है। लिमिटेशंस क्या थी? इंडियंस वर स्टिल प्रैक्टिकली एक्सक्लूडेड ड्यू टू एग्जाम हेल्ड इन इंग्लैंड। तो क्या था कि जो इंडियंस थे ना वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे इसमें। क्यों? क्योंकि वो जो एग्जाम्स थे ना वो इंग्लैंड में हेल्ड किया, जो सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम थे ना वो इंग्लैंड में होते थे, तो इंडियन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। नो रियल पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी इंडियंस को, तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल था। तो स्टूडेंट्स आज हमने बात किया ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के बारे में, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश क्राउन के बारे में। ब्रिटिश क्राउन के टाइम पे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे नींव रखी गई, ठीक है। सेकंड चैप्टर हमारा डिफाइन करेगा, क्या डिफाइन करेगा कि जो ब्रिटिश क्राउन के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे नींव रखी गई, ठीक है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।